हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, बिकॉज ये जो वीडियो है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर TSSB TGT नेचुरल साइंस एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम 6-7 तारीख को लाइंड अप है। ओके, हो सकता है किसी और डेट को भी हो, लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो 6 और 7 को आपका एग्ज़ाम है। सो मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं ट्राई करूँगी कि एक वीडियो में आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूँ, जितने मैं कलेक्ट कर के ला पाई हूँ आपके लिए। लगभग 125 क्वेश्चंस हैं और वीडियो ज़्यादा ही लंबा नहीं हुआ तो उसके आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली भी रिवाइज़ यहाँ पर कराने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये वीडियो में बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी। ये वीडियो आप अपने रिवीजन टाइम से अलग हटके लेट कर जैसे भी आप रिलैक्स पोजीशन में हो उसको सुन सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 बार इसको आप सुन लेना या देख लेना, ठीक है। सुन लोगे तो भी काम चल जाएगा। एक तो अब और एक बार और बिफोर योर एग्ज़ाम। देखो, यहाँ पर फोकस क्वेश्चंस लिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर के 9th और 10th की साइंस के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 9th-10th को के बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और PYQ के लिए हैं। वैसे तो मैंने 4 क्लासेस आपको 4 पेपर PYQ के करा दिए हैं। वो अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख लेना। आधे घंटे से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं है, 4 पेपर कराए हैं। उनमें से लगभग 30 मिनट की वीडियो में 60 से 65 क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। कोई वीडियो को फॉरवर्ड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। फटाफट सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। ऐसा ही आज की वीडियो में होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और आंसर दिखेगा, कोई आपके ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं लिए मैंने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। मैं सोचा था 100 तक क्वेश्चंस ले लेंगे, पर थोड़े और क्वेश्चंस आ गए और वीडियो बहुत ही लंबा नहीं हुआ, तो कुछ क्वेश्चंस इसके बाद भी मैं ऐड आपको करा दूँगी। एक लास्ट चीज़ और, देखो वैसे जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको दूंगी, उसको कैसे करना है टैकल। लेकिन अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आज ही जब आप इस वीडियो को देख रहे हो अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं कल ही आपके लिए टीचिंग मेथडोलॉजी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी और आपको रिवाइज करा दूंगी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग मेथडोलॉजीज के। तो अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं कल उसका वीडियो लाऊंगी, अदरवाइज़ ये लास्ट वीडियो होगा नेचुरल साइंस के एस्पिरेंट्स के लिए मेरी साइड से। और एक वीडियो आपके लिए छोटा सा मैं ट्राई कर रही हूँ कि बनाऊँ, जिसमें आपको टीचिंग मेथडोलॉजी कैसे एग्ज़ाम में करना है। 10 में से अगर आप 8 भी क्वेश्चन कर पाओ तो दैट इज़ वेरी गुड। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देंगे। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो ये आपको पूरा देखना है, एंड तक देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि आगे भी हम वैकेंसीज़ और आने वाली हैं TSSB की, साथ ही साथ और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे। तो इतना मुझे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना आप ज़रूर कर लीजिएगा। पहले 4 वीडियोज़ जो आ चुके हैं उनको भी देख लेना, जब भी आपके पास टाइम हो आप सुन सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। माइंड में बात को बिठा लीजिए कि ये आपका इनका क्या है, सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी क्या है, बढ़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो कितने पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, तो वो होती हैं 4। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, जैसे मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड हमने पढ़ा कि स्टेट्स के कितनी मैटर होते हैं, यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब सॉलिड, देखो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको पता ही है। फोर्थ कौन सी होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। फोर्थ स्टेट होती है आपकी BEC, ठीक है। फोर्थ स्टेट कौन सी होती है, स्टेट की BEC, दैट मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है।
क्या होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गई इतनी बात। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, किसी भी मैटर की, पदार्थ की वो अवस्था जिसके कारण वो फ्लो कर पाए उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। द एबिलिटी ऑफ एनी मैटर टू फ्लो, जिस एबिलिटी की योग्यता के कारण कोई भी मैटर फ्लो कर पाता है, कोई पदार्थ फ्लो कर पाता है, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। उसकी क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अगला क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिला है अलग अलग एग्जाम्स में कि पानी के ऊपर जो बर्फ़ है वो कब तैरेगी या क्यों तैरती है। तो आइस हैज़ वेकेंट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, आइस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? खाली स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस होता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैट ऑफ वाटर, और वाटर से कम होती है आइस की डेंसिटी। दोनों रीज़न होते हैं आपके ऑप्शन में, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो वाटर पर आइस फ्लो करती है क्यों? बिकॉज आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी स्पेस होता है। दूसरा, जो आइस की डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, ठीक है, वो वाटर से क्या होता है? कम। ये याद रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगले पर चलते हैं। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है वो किस अवस्था में होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड और गैस दोनों स्टेट्स में होता है, दोनों पोजीशन पर होता है। इसको आप थोड़ा यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, दोनों पोजीशन में होता है। 100 डिग्री पर जो वाटर होता है वो दोनों पोजीशन में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे फार्मूलाज आपको नहीं बताया इस वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको देखो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको नोट डाउन कर लो, 2-4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें आपसे पूछेगा कि या तो आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी और सेंटीग्रेड पूछेगा, ठीक है, या तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, सेंटीग्रेड पूछेगा, या सेंटीग्रेड दिया होगा, फ़ारेनहाइट पूछेगा। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे याद करेंगे? 9C भी कर सकते हो आप इसको, ये आपके ऊपर है। 9C इज इक्वल्स टू 5 इंटू F-32। क्या है? 9C है इधर, इक्वल में क्या है? 5 और F-32 ब्रैकेट में है। याद कर लो इसको फटाफट से। 9C है और 5 के मल्टीप्लाई में क्या है? F-32। F-32 माइनस करना है 1-2 बार, इसको आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ व्हाट। जो बादल हैं वो वायु एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो है फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं? वो गिरते या गायब क्यों नहीं हो जाते? तो वो लो डेंसिटी की वजह से, कम घनत्व की वजह से जो बादल हैं वो आसमान में छाए रहते हैं, एक तरीके से फ्लोट करते रहते हैं। किसके कारण? लो डेंसिटी के कारण, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ, जो डेजर्ट कूलर होते हैं बिल्कुल जो भरी भयंकर गर्मी के लिए बने होते हैं, वो कूल करते हैं सबसे अच्छा कब कूल करते हैं? तो जब हॉट ड्राई डे होता है, ठीक है, अगर वेट हो ना डे, नमी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें वो अच्छा कूल नहीं करते। लेकिन अगर बहुत गर्मी है और सूखा दिन है, ड्राई डे है, कोई नमी नहीं है, तो वो अच्छा वहाँ पर क्या करते हैं? कूल करते हैं। ये कोई आलतू फालतू सवाल नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही सवाल बना हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। अगले पर आते हैं, नेल पेंट रिमूवर इज़ बेसिकली वॉट, या नेल पेंट रिमूवर या नेल पेंट रिमूवर, या इसमें जो है ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जिससे वो ऐसी क्या चीज़ होती है जो नेल पेंट को रिमूव कर देती है? तो वो होता है एसीटोन। उसमें क्या होता है? एसीटोन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना क्या होता है उसमें, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, नेल पेंट रिमूवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 के केल्विन में, ठीक। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 के, याद रखना है इसको, ठीक है।
तो नेल पेंट रिमूवर में क्या पदार्थ ऐसा होता है जिसके कारण मतलब वो रिमूव हो जाती है इजीली, तो एसीटोन होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने है व्हाट इज सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उदरपातन कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। सीधी सीधी भाषा में समझो, जब सॉलिड बिना लिक्विड में बदले गैस में चेंज हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि उदरपातन कहते हैं। ठीक है, वो पदार्थ की अवस्था या पदार्थ के बदलने की अवस्था जहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो उसको सब्लिमेशन या उदरपातन कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? अगले पर चलते हैं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है? सो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब पदार्थ की अवस्था बदल रही होती है किसी भी सब्सटेंस की, हीट सप्लाइड और रिलीज, ठीक है, जो भी हीट सप्लाई या रिलीज होती है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज, जो फेज चेंज में यूज़ हो रही है वही लेटेंट हीट होती है। फिर से समझिएगा, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, हीट सप्लाइड और रिलीज्ड इज़ यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज, जो भी सप्लाई या रिलीज़ हो रही है हीट जो कि फेज चेंज में यूज़ की जा रही है वही क्या होती है? आपकी लेटेंट हीट होती है। क्लियर है? एक दो बार और वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, वैसे आप समझ गए होंगे। पदार्थ की अवस्था को चेंज होते समय जो भी हीट रिलीज़ हो रही है ना, ये सप्लाई हो रही है, वही हीट क्या है जो फेज चेंज में यूज़ हो रही है, दैट इज़ लेटेंट हीट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो 373 के यानी कि 373 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, याद रखेगा। पेन पेपर भी साथ लेके बैठ जाओ, छोटे छोटे आंसर्स हैं, फटाफट एक बार रिवाइज आपका होता चला जाएगा इस तरह से ही। 373 के किसका बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़े चेंजेस ऑफ स्टेट पढ़ लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो अभी हमने एक पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ा। सब्लिमेशन में क्या था? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विडिफिकेशन। गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। और गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लिक्विड से गैस में बदलेगा तो इवेपोरेशन हो जाएगा, लिक्विड से गैस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन, ठीक है, वेपर्स बन जाएंगे। सॉलिड से लिक्विड में लिक्विडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड में लिक्विडिफिकेशन। गैस से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन होगा। अगर गैस से लिक्विड में होगा तो उसको मतलब क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन, और गैस से सॉलिड तो डिपोजिशन, ठीक है। एक बार और अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना, हो सकता है इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गैस प्रेजेंट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होते हैं, ट्यूबलाइट्स, उनमें कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका जो है कौन सी गैस भरी होती है, तो वो आपका हीलियम होती है। कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर और कोक कंटेन विच गैस। जो सोडा वाटर होती है उसमें जैसे ओपन करते हैं या कोक की बॉटल को ओपन करते हैं तो गैस रिलीज़ होती है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो याद रखना, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, और जो कोक वगैरह होती हैं, सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं, उनमें क्या प्रिजर्व होती है? कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गैस इन चिप्स पैकेट, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस? तो वहाँ पर होती है आपका नाइट्रोजन। याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। बॉटल में सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है। इस वजह से फूला रहता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन है, कोलॉइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय,
ये जो कोलॉइड्स हैं वो किससे सेपरेट हो सकते हैं, किस मेथड से, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। कोलॉइड्स को सेपरेट करना इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, और क्रीम को मिल्क से सेपरेट करना, जब हम मलाई बनाते हैं फिर उससे घी निकालते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोलॉइड्स का भी पूछा जा सकता है। कोलॉइड्स कौन सी विधि द्वारा सेपरेट होते हैं, ये कौन से मेथड द्वारा सेपरेट होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और क्रीम मिल्क से जब निकाला जाता है, कौन से मेथड से निकाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करना, डाई से कलर को सेपरेट करना, नेचुरल कलर में से पिगमेंट को सेपरेट करना, इनको एक ही चीज़ बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रोमेटोग्राफी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो इनमें से कोई सा भी आपके सामने हो सकता है। अगर आप ड्रग्स को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम ब्लड, क्रोमेटोग्राफी, डाई है ना, कलर को कर रहे हो किसी डाई में से सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी, नेचुरल कलर को नेचुरल कलर में से पिगमेंट को आप क्या कर रहे हो, सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर डन बाय, किस उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन को फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा कहीं पर क्लियरली नहीं दिख रहा हो, बट आई एम स्पीकिंग, तो आप सुन लेना ध्यान से। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जब अपने अयस्क से लोहा निकाला जाता है उसको सेपरेटिंग फनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेपरेटिंग फनल, याद रहेगा। सेपरेटिंग फनल किसको बोलते हैं, व्हेन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर डन। क्लियर है, क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेथड यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, जब सॉलिड को प्योरीफाई करना होता है तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए कोई सॉलिड हो तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई सॉलिड। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। देखिए, जो भी सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कैम्फर यानी कि जो आपकी कपूर होती है उसको सॉल्ट से अलग करना, वो सब्लिमेशन कहलाता है। सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उदरपातन। जब उदरपातन या सब्लिमेशन होने क्या पड़े, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, तो सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कौन सा पदार्थ लिक्विड स्टेट में होता है, पूछा जाता है सवाल। तो क्या होता है, एक तो मरकरी है उसमें और एक है ब्रोमीन, याद रखिएगा। वन इज़ मरकरी, सेकेंड इज़ ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विडिफाइड फॉर्म में होते हैं, लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो वो ब्रोमीन है, और आपका मरकरी तो आपने जनरली सुना ही होगा, मरकरी। ठीक है, दूसरा ब्रोमीन भी याद रखिएगा। मरकरी एंड ब्रोमीन आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है IUPAC की फुल फॉर्म पूछी है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज मेरा पर्पज़ है आपको रिवाइज़ कराना, आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना। तो आई एम ट्राइंग कि 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना क्वेश्चन को, तो एग्ज़ाम इतने पास आप वैसे भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, सो मरकरी और हमने ब्रोमीन की बात यहाँ पर की। IUPAC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। IUPAC नेम्स होते हैं ना केमिस्ट्री में, हाँ, तो वहीं से IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, P for purified and A for applied chemistry. So IUPAC stands for International Union of Purified and Applied Chemistry. Clear? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम एटम, जिन्होंने एटम का नाम दिया और एटॉमिक थ्योरी दी। सबसे पहले जिन्होंने परमाणु नाम दिया और उसकी परमाणु थ्योरी दी, परमाणु सिद्धांत दिया, तो इनका नाम है, ये दी है जॉन डाल्टन ने, याद रखना है इनका नाम। ठीक है, एटम नाम दिया और एटॉमिक थ्योरी दी, जॉन डाल्टन। अगले क्वेश्चन पर आए। ठीक है,
कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला, साधारण नमक का जो फॉर्मूला है दैट इज़ NaCl। क्विक लाइम जो आपका होता है चूना, ठीक है, बुझा चूना, क्विक लाइम, उसका होता है CaO। और शुगर चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11। एक बार साथ में अगर पेन पेपर लेकर नहीं बैठे तो ले लो वीडियो को पॉज करके, और या बैठे हो तो लिखो फटाफट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? नमक का सोडियम क्लोराइड होती है ना नमक, NaCl, ठीक। साधारण नमक होती है NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। शुगर, आपका शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। भाई ये तो इसका डबल हो गया, और यहाँ पर 1 2 है तो 2 2 दोनों जगह हो गया। CH है, कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके 12, इसके 22 और इसके 11। C12H22O11 एक दो बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आपके पास है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट होगा, एटम नंबर सेम होगा, डिफरेंट मास होगा तो वो आइसोटोप होगा, समस्थानिक। और अगर सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो वो आइसोबार होता है, हिंदी में संभारिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि समान परमाणु भार संभारिक, ये हिंदी में तो याद करना बहुत ही ईजी है। समान परमाणु भार संभारिक, समान परमाणु क्रमांक समस्थानिक, ठीक है। सो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट विद ज़ीरो न्यूट्रॉन्स, वो एलिमेंट जिसमें कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता है वो हाइड्रोजन होता है आपका H2, याद रखना। हाइड्रोजन यानी कि H2 जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपका हाइड्रोजन है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आइसोटोप यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में वो आइसोटोप जो कि यूज़ होता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूरेनियम है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। परमाणु भट्टियों में यूरेनियम जो कि एक आइसोटोप है एज अ फ्यूल यूज़ होता है। देखिए, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे रिवीजन करें, कैसे पढ़ें, और हो सकता है कुछ लोगों की किसी रीज़न से प्रिपरेशन भी ना हुई हो, तो लास्ट मिनट पे आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, और जितना भी पॉसिबल रिवीजन आप कर सकते हो जहाँ से भी, वो ज़रूर करके जाना और पेपर ज़रूर देना। जिनकी तैयारी नहीं भी है वो भी, कुछ तो उनका तैयार होगा ही, फर्स्ट पार्ट तैयार होगा, पेपर 1 जो होता है 100 मार्क्स का, और इसमें से भी कुछ चीज़ें उनको आती होंगी, नहीं आती तो लास्ट टाइम पर आप ये वीडियोस रिवाइज़ कर लोगे ना, जो मेरी पहले से भी 4 हैं, और ये वाली वीडियो, और कहीं से भी अगर आपको क्विक रिवीजन मिलता है तो वो भी, तो आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, आपको कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो आइसोटोप जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो है कोबाल्ट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आइसोटोप जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है दैट इज़ यूरेनियम, और वो आइसोटोप जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है दैट इज़ कोबाल्ट, याद रखना। C फॉर कैंसर, C फॉर कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल्स हैव इट्स ओन DNA एंड राइबो। ये जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा ब्लर हो गया है, पिक्चर लेने में ये थोड़ा ब्लर हो गया था, इस वजह से पहला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, बाकी ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। वो सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास उनका खुद का DNA और राइबोसोम्स हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई खुद का ही DNA है, खुद के ही राइबोसोम्स हैं, किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के एंड प्लास्टिड्स के। एक चीज़ और याद रखना, जो प्लास्टिड्स हैं, ये भी अलग से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वेरी ऑफनली, कि क्या है प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, दोनों में क्या, या कि कोई इनमें से क्या है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है? प्लास्टिड्स। तो आप याद कैसे रखोगे कि केवल ये प्लांट सेल में होता है? तो P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट। तो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। पहला हमने पढ़ा कि वो सेल ऑर्गेनल जिनके पास खुद का ही, वो कोशिका अंग जिनके पास खुद का ही DNA है और खुद का ही राइबोसोम है, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा क्या है? प्लास्टिड है, और प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आओ।
इन प्लांट सेल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, कनेक्ट करके आराम से याद रख सकते हो। सेल वॉल किससे बनेगी? सेल्यूलोज से, ठीक है। जो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा वो क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ से 2-3 रैपिड फायर वाले क्वेश्चन हैं इसी टाइप के, ठीक, एक साथ रख दिए मैंने। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम। सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइजोसोम को कहा जाता है। फिर एक बार फटाफट से लिख भी लो साथ में, व्हाट इज़ पावर या व्हाट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री के लिए आपको राइबोसोम के पास जाना पड़ेगा। पावर हाउस, पावर कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? राइबोसोम से। और सुसाइड करनी है तो लाइसोसोम में जाकर कीजिए। कुछ भी ऐसे कनेक्ट करके फालतू बात से आप याद रखना है, क्योंकि फालतू बात ज़्यादा याद रहती है, दैट्स वाई। पावर के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर जाओ, प्रोटीन के लिए राइबोसोम के पास जाओ, सुसाइड करनी है तो लाइसोसोम के पास जाओ। क्लियर हो गया ये तीनों पॉइंट्स? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक साथ आपके क्लियर कर दिए हैं भाई। वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो अंग, कोशिका अंग या वो अंग जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है होगी तो यूकैरियोट, और नहीं होगी जिनके पास प्रोकैरियोट। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की? ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। हु डिस्कवर लाइसोसोम? लाइसोसोम के पास आप क्यों जाओगे? सुसाइड करने, बट ऐसा कुछ रियल लाइफ में बिल्कुल भी कभी भी मत करना। ओके, लाइसोसोम के पास जाता है कोई भी सुसाइड करने, और लाइसोसोम की खोज की है क्रिश्चियन डी डवे ने, या क्रिश्चियन डी ड्यूव, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है। क्रिश्चियन डी ड्यूव या क्रिश्चियन डी डवे, जो भी आप बोलना चाहो इसको, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की है जो सुसाइडल बैग है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ें। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है? तो आर ऑल्टमैन या रिचर्ड ऑल्टमैन ने करी है। लाइसोसोम की डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डवे, माइटोकॉन्ड्रिया की रिचर्ड ऑल्टमैन, या खाली ऑल्टमैन भी याद रखो, इसमें दवे याद रखो। सुसाइड करने लाइसोसोम के पास गया तो वहाँ मुझे दवे मिला, कुछ भी ऐसे याद रख सकते हो। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलता है? पावर मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है ऑल्टमैन ने। आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। याद रखना, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल है न्यूरॉन। सो इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखना, बिगेस्ट, सबसे बड़ी नहीं, लॉन्गेस्ट है ना, लंबाई में बड़ी की बात चल रही है, और सबसे बड़ी वैसे भी देखेंगे तो देखो जो अंडाणु होता है ओवम फीमेल में, वो बिगेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल, और सबसे लंबा सेल ह्यूमन बॉडी में होता है न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफर हैं बट एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए याद रखना। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूरॉन एंड बिगेस्ट सेल इज सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम विच फाउंड इन फीमेल। क्लियर हो गई ये बात? अगले क्वेश्चन पर चलें, चलो। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा स्पर्म जो कि मेल में पाया जाता है। तो ये देखो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, सबसे लंबी सेल न्यूरॉन, सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी सेल स्पर्म विच फाउंड इन मेल। अगला क्वेश्चन, टिश्यू प्रेजेंट इन आर ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो टिश्यू है वो पाया जाता है नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन ये
थोड़ा इस तरह से था कि नर्वस टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में नर्वस टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में। क्लियर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थ्रू विच पार्ट ऑफ लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन हैपन्स। तो जो स्टोमेटा पार्ट होता है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन में पूछा है कौन से पत्तियों के कौन से पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है। तो जो पत्तियों का पार्ट है होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लीव, है ना, किसी भी पत्ती का जो पार्ट है स्टोमेटा, वो एक्सचेंज करता है गैसेस को एंड ट्रांसपिरेशन करता है। उसकी वजह से ही ये सब होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन करता है लीव्स में। कौन, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का वर्क समझ आ गया। अगर ऐसे पूछे कौन करता है, स्टोमेटा, या स्टोमेटा क्या है, तो वो ये करता है। याद रहेगा, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें एक साथ हम देख लेते हैं क्या क्या है। किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, कौन से जगत में आता है। तो बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। अमीबा और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आते हैं। यीस्ट फंगी में आता है। ये याद रखना, किंगडम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया का क्या है, मोनेरा। बैक्टीरिया नहीं माना, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं माना, तो माना से मोनेरा याद रखना। बैक्टीरिया नहीं माना, मोनेरा। अमीबा प्रोटोजोआ प्रोटेस्ट करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो अमीबा प्रोटोजोआ किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। यीस्ट ही फंगस है, यीस्ट ही फंगस है, तो यीस्ट फंगी में आता है। तो ये आप याद रख लोगे, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं माना, बैक्टीरिया इज इन मोनेरा। अमीबा प्रोटोजोआ प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटिस्टा। यीस्ट फंगी है, यीस्ट फंगी में आता है। अब आ जाओ यहाँ पर फिर मल्टी सेल्यूलर एल्गी किस में आते हैं। मल्टी सेल्यूलर एल्गी, तो ये थैलोफाइटा में आते हैं। फनेरा प्लांट किस में आता है, ये ब्रायोफाइटा में। ये कोई फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये पूछे जा रहे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 तो आपको आराम से लर्न हो गए होंगे, इनको भी 1-2 बार पढ़ लेते हैं, ये भी हो जाएंगे। मल्टी सेल्यूलर एल्गी थैलोफाइटा, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर एल्गी आपका किस में आ गया, थैलोफाइटा में। फनेरिया प्लांट ब्रायोफाइटा। अब देखो ये जो वीडियो है ना, इसका कोई पर्पज़ ये नहीं कि ख़त्म करके मैं निकल लूँ यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। जिनको रिवाइज़ करना है वो देखेंगे वीडियो को, है ना। तो यहाँ पर रिवाइज़ करना है, हमें याद करना है चीज़ों को। तो कोई चीज़ देर में याद हो रही है तो उसको देर में ही याद करेंगे, ये नहीं कि बस पढ़ा और निकल लिए। ओके, तो मल्टी सेल्यूलर एल्गी थैले में पड़ी है, कुछ ऐसे याद रख लो। मल्टी सेल्यूलर एल्गी, जब आप इसको एग्ज़ाम में देखोगे ना, बाई चांस ये आता है तो आपको एकदम दिमाग में आएगा कि क्या सेंटेंस पढ़ा था हमने, मल्टी सेल्यूलर एल्गी थैले में है, तो किस में आ गया, थैलोफाइटा। फनेरिया प्लांट ब्रेव है, फनेरिया प्लांट ब्रेव है, तो ब्रायोफाइटा। अब एक बार और पढ़ लो इनको सबको भाई। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का क्या हो गया, मोनेरा, तो इजीली याद हो गया। बैक्टीरिया किस में आ गया, मोनेरा में। अमीबा प्रोटोजोआ प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटिस्टा। यीस्ट फंगी है। मल्टी सेल्यूलर एल्गी थैले में पड़ी है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी कहाँ पड़ी है, थैले में। फनेरिया प्लांट ब्रेव है भाई, जो फनेरिया प्लांट है वो बहुत ही ब्रेव है, तो ये ब्रायोफाइटा में। आई होप अब आप इसको नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम भूल भी गए ना तो एग्ज़ाम में सामने देखकर मार्क आंसर ही सही आंसर करोगे, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। टेलीस्कोप को किसने डिस्कवर किया, गैलीलियो गैलीली ने किया, ठीक है। टेलीस्कोप को किसने डिस्कवर किया, गैलीलियो गैलीली ने, याद रखना, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, सो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, इसको हिंदी में बोला जाता है, तो मीटर में ये मेजर की जाती है, मीटर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में की जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है, HZ करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको पता होंगे, नहीं भी पता तो एक बार रिवाइज हो गए। अगले पर आ जाओ।
स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल, ठीक है, जो ध्वनि की चाल है, स्पीड ऑफ साउंड है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्टील में होती है, ठीक है, इसको हम इस्पात भी बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ चाल, जो ध्वनि की चाल है, सामान्य भाषा में बोलूँ, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम किस में? स्टील में। कई बार सवाल आया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोजोआ कॉजेज काला अजहर? ये एक डिजीज़ है काला अजहर, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किस में होती है, किस में होती है? पेड़ों में, पौधों में, ह्यूमन में, मैमल्स में, किस में होती है? या किसी फसल में, ठीक है, काला अजहर। सो काला अजहर जो कॉज होता है, विच प्रोटोजोआ कॉज काला अजहर? पहली चीज़, ये जो काला अजहर डिजीज़ है ये प्रोटोजोआ कॉज करता है, ये भी याद रखना है, और उसका नाम है लिशमानिया या लिशमैनिया, जो भी आप बेटर प्रोनाउंस करना चाहें। सो काला अजहर कॉज है प्रोटोजोआ, यहाँ पे देखो जेड आ रहा है, यहाँ प्रोटोजोआ में जेड है, और लीशमानिया प्रोटोजोआ इसका रीज़न है काला अजहर करने का। तो काला अजहर यानी कि प्रोटोजोआ से डिजीज़ होती है जिसका नाम है लीशमानिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइफाइड एंड कोलेरा कॉज्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपको बेसिक और इजी लग रहा होगा, पर पूछा जाता है कि बैक्टीरिया किससे कॉज होता है, सॉरी, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की, और कोलेरा किसकी वजह से होता है? वो भी बैक्टीरिया की। तो याद रखना इसको ठीक से, ठीक है। टाइफाइड और कोलेरा ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। टाइफाइड एंड कोलेरा बोथ आर बैक्टीरियल डिजीज़। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? तो अर्थ की जो आउटर क्रस्ट है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है, जिसको हम स्थलमंडल बोलते हैं। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाहरी परत जो है पृथ्वी की, आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ क्या है? लिथोस्फेयर यानी कि स्थलमंडल। व्हाट इज लिथोस्फेयर? सो लिथोस्फेयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम सन एब्जॉर्ब्ड बाय, सूरज से जो हार्मफुल रेडिएशन आता है, किरणें आती हैं, खतरनाक किरणें, नुकसानदायी या हानिकारक किरणें जो सूर्य से आती हैं, उसको बचाती है हम पर आने से ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं आपके नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इससे अलग ओजोन से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें कौन बचाता है? जो कि हम तक नहीं पहुँच पाती, ओजोन लेयर बचाती है। अच्छा, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है? जो लेयर 7 लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, इसका डिप्लीशन किसी वजह से हो रहा है? ओजोन परत का क्षय, यानी ओजोन परत हटती कम होती जा रही है, उसकी जो मोटाई है ना, उसका क्षय हो रहा है कार्बन CFC की वजह से, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसका डिप्लीशन हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए, ओजोन परत के डिप्लीशन को कम करने के लिए, इस पर ध्यान देने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो इसके लिए हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में हुआ था। एक और इससे रिलेटेड सवाल वो ये कि इसका जो डिप्लीशन हो रहा है, तो पूरे भाई पृथ्वी की छत है, पूरी पृथ्वी पर ही तो है ओजोन लेयर, तो ये पूरी पृथ्वी में कौन से देश या कौन से द्वीप पर या कहाँ पर डिप्लीट हो रही है इस टाइम पर? तो ये अंटार्कटिका में हो रही है। आई होप आपको ओजोन रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रहेगी। सबसे पहले तो यही कि ये हमें हार्मफुल रेज से या किरणों से बचाती है सूर्य की। ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, इसका क्षय हो रहा है ड्यू टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस किस में भरी होती है? आपके खासकर फ्रिज में, ठीक है। और इसके डिप्लीशन को कम करने के लिए जो एग्रीमेंट, जो कन्वेंशन हुआ, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। और ये कहाँ पर डिप्लीट हो रही है? ये जो ओजोन लेयर है, अंटार्कटिका में। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। अब कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ 2-4 यहाँ पर लिए मैंने आपके सामने रिवाइज कराने के लिए। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड ही होगा, ठीक है।
नींबू, संतरा, इस टाइप के, आंवला, इनमें सिट्रिक खट्टे होते हैं ना, तो इनमें सिट्रिक एसिड होता है। और खट्टी चीज़ें ही हमारी विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन सी हमें देते हैं। हमारी विटामिन सी क्या करता है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमें डिजीज़ से बचाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक हो गया, ठीक है। तो लेमन में या खट्टे फलों में आपका सिट्रिक हो गया, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड आपका, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड हो गया, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड हो गया। साथ ही साथ ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि चींटी के डंक में, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो मेथेनॉइक एसिड, या जिसको फॉर्मिक एसिड, आपको दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, मेथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ये किस में बताया मैंने? चींटी के डंक में ये पूछा जाता है। अभी ये तो कम हो गए हैं पूछने कि सिरके में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है। चींटी के डंक, एंट स्टिंग का याद रखना, चींटी के डंक में मीथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो होता है। अब ब्लड की पीएच वैल्यू पर आ जाओ, 7.4, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, यानी कि एसिडिक और बेसिक, ये चीज़ आपको पता होंगी। तो ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है? 7.4। प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर शुद्ध जल का क्या है? पीएच 7। जल तो देखो, अगर प्योर वाटर है तो वो ना तो अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, ना एसिडिक होगा, ना बेसिक, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। और ब्लड का कितना है? 7.4। ये पूछे गए हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। लाइकेन बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स? तो लाइकेन थैले में पड़े हैं। इससे पहले क्या थैले में पढ़ा था, याद कर लेना, ठीक है। मैंने बोला है एक बार और बस इस वीडियो को देख लेना या सुन लेना, ठीक है, बिफोर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम, जब आप जाओगे। तो लाइकेंस भी कहाँ पढ़े हैं? थैले में पढ़े हैं, ठीक है। लाइकेंस भी कहाँ पर पढ़े हैं? किसको, प्लांट्स के कौन सी डिवीजन में आते हैं लाइकेंस? थैलोफाइटा में। याद रखना, लाइकेंस भी कहाँ पर पढ़े हैं? थैले में पढ़े हैं। आगे आ जाओ। पीवीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी है, पॉलीविनिकल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। याद रखना, पी से पॉली, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवीएस्ट मेटल ऑन अर्थ एंड लाइटेस्ट मेटल ऑन अर्थ? तो ऑस्मियम सबसे भारी पदार्थ है और लिथियम सबसे हल्का पदार्थ है ऑन अर्थ। याद रखना, ऑस्मियम सबसे भारी है और लिथियम सबसे हल्का। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया किससे मिलकर बनता है और किस रेशियो में वो मिले होते हैं? तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3x की क्वांटिटी में, और नाइट्रिक एसिड आपका x यानी कि 1 की क्वांटिटी में, 3:1 का रेशियो होता है। एक्वारेजिया बना होता है HCl और HNO3 से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड से 3:1 के रेशियो में। याद रखना इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का सब मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जो बायोगैस होती है ना, बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा, उसमें मेनली कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप कि बायोगैस में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक यूनिसेल्युलर है चीज़ है, ठीक है, आकृति है। पैरामीशियम क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर है पैरामीशियम, ये याद रखना। बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? कौन सिक्रेट करता है बाइल जूस को? तो लीवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट मीथेन है, पैरामीशियम यूनिसेल्युलर होता है, बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? तो लीवर करता है, ठीक है, लीवर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स और प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्लड? हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? ब्लड के कौन से पार्ट में हीमोग्लोबिन होता है? तो RBC में होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आयरन। दोनों चीज़ याद रखना।
ठीक है। आपने जनरली सुना होगा हीमोग्लोबिन कम होने पर आपको आयरन की सिरप वगैरह दी जाती हैं पीने के लिए, ठीक है, उसको ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना होना चाहिए। तो ये उसी से कनेक्टेड याद रखना कि हीमोग्लोबिन ब्लड के कौन से पार्ट में होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स में होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आयरन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन ह्यूमन किडनीज। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट किस में होती है, ह्यूमन किडनी में जो होती हैं वो होते हैं नेफ्रॉन्स। जो लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि हमारी किडनी में होते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन इज विच टाइप ऑफ हार्मोन, तो साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, याद रखना। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, प्लांट में पाए जाने वाला हार्मोन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, नेफ्रॉन्स, कहाँ पर होती हैं, किडनी में। और साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, प्लांट में पाए जाने वाला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसुलिन सिक्रेट बाय, तो इंसुलिन पैनक्रियाज अग्नाशय जो है हमारा सिक्रीट करता है। कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन विच, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, थ्रू बडिंग, वो यीस्ट में होता है, बडिंग के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यीस्ट में होता है। ठीक, याद रखना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बडिंग वो यीस्ट में होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है बिजली का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, सिल्वर यानी कि चांदी। क्लियर है तीनों क्वेश्चन। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन यीस्ट, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बहुत सारी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, बट मेन कॉज जो करती है, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ज़्यादा मात्रा में, दैट इज़ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी गैस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर एक कैसा एनर्जी का सोर्स है, तो हाइड्रो पावर रीन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन ये ज़रूर एक पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर में, या तो पूछा गया कि इनमें से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है या रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। तो ट्रेडिशनल वही LPG वगैरह आपके आते हैं, पेट्रोलियम, और रीन्यूएबल में आपका सनलाइट आता है ना, हाइड्रो पावर आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये याद रखना। तो गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रो पावर एक आपका रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एटम बॉम्ब किस प्रोसेस से बनता है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। यानी कि बस इतना याद रखना, अगर आपको नहीं याद है तो हाइड्रोजन बॉम्ब में U आता है, U, तो फ्यूज़न में U है ना, U और I का तो डिफरेंस है फ्यूज़न और फ्यूज़न में, ठीक है, मतलब बेसिकली U का है, वैसे तो स्पेलिंग थोड़ी और चेंज, डबल S है उसमें, इसमें सिंगल S है, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि हाइड्रोजन में U आएगा, बस याद रखना इतना। तो एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन से बनता है और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। बहुत ही इजी सवाल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब देखा हमने, 5 जून। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। और उसके ही अगले महीने सेम डेट को पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। जितने पॉसिबल थे इंपॉर्टेंट डेज वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बताइए 5 जून। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वाटर के बाद अर्थ डे आता है अगले ही महीने उसी डेट को 22 अप्रैल। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे
3 मार्च, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अगला है क्रिस्टी आर दी फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन। देखो जो क्रिस्टी होती है जो कि फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टी क्या होती है, फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है जो क्रिस्टी है, दीज आर दी फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज़ दी फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सिंपली याद रखो क्रिस्टी किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। क्रिस्टी में भी ट आ रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ट आता है, इस तरह से कुछ कनेक्ट करके याद कर लेना। क्रिस्टी किस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मिडल मैन ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है, लिम्फ को। जैसे पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, उसी तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिडल मैन ऑफ बॉडी कौन होते हैं, तो लिम्फ होते हैं। मिडल मैन ऑफ बॉडी कौन होते हैं, लिम्फ। क्रिस्टी कहाँ पर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू लीवर। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, तो वो हेपेटिक आर्टरीज। लीवर को ब्लड हेपेटिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। याद रखना, ये ब्लड सप्लाई का भी क्वेश्चन आता है, लीवर को कौन करता है, एक बॉडी किसी और पार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है लीवर को। हेपेटिक आर्टरीज ब्लड किसको सप्लाई करती है, लीवर को। आगे आ जाओ, ये गटेशन क्या है, ठीक है। गटेशन की ये पढ़ लो, जो उसके बारे में दिया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2-3 बार। वाटर ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स। पौधों की पत्तियों पे जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ गटेशन। वो गटेशन के प्रोसेस के द्वारा ही बनती हैं। पत्तियों पे जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं, इसी पे उस जिस प्रोसेस से बनती हैं वो है, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, गटेशन कहा जाता है। पौधों की पत्तियों पर जो पानी की बूंदें ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं वो बनती हैं कौन से प्रोसेस के बाद, गटेशन की। क्लियर है। ब्लड सप्लाई लीवर को कौन करता है, हेपेटिक आर्टरीज। अगले पर आ जाते हैं। मैमल्स आर इसेंशियली, जो मैमल्स होते हैं स्तनपायी, वो क्या होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं। जो मैमल्स होते हैं दे आर यूरोटेलिक। मैमल्स क्या होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं, याद रखना, ठीक। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसका स्ट्रक्चर हेयर पिन के जैसा होता है, जो हेयर पिन हम बालों में लगाते हैं, तो वो है लूप ऑफ हेनले। उसको क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, ये हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है और नेफ्रॉन में पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो मैमल्स क्या होते हैं, यूरोटेलिक। मैमल्स यू टेल, कुछ ऐसे याद रखना, मैमल्स यू टेल अबाउट योर सेल्फ। तो मैमल्स होते हैं यूरोटेलिक, यू टेल, ठीक। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लूप ऑफ हेनले किस में पाया जाता है, नेफ्रॉन में। क्लियर, आगे आ जाओ। क्रैनियल नर्व इनरवेट्स टंग, ठीक है। वो क्रैनियल नर्व जो टंग को इनरवेट करती है वो 9th, ठीक है। ये 1 इस तरह से लिखा है, ये याद रखना। 9th जो कि टंग की क्रैनियल नर्व है, 9th, ठीक है, ये याद रख लेना, ये पूछी गई है। और एक और आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट, टंग के लिए 9th याद रख लेना। अब ये कैसे याद रखोगे, मेरी टंग 9 टेस्ट जानती है, कुछ इस तरह से याद रख लेना। मेरी जो टंग है वो 9 टेस्ट जानती है, 9 टेस्ट्स को जानती है। पार्किंसन डिजीज़ किसको अफेक्ट करती है, बॉडी पार्ट को। पार्किंसन डिजीज़ हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, ठीक है। जो पार्किंसन डिजीज़ है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, ये याद रखना। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लैंड हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। जो सबसे ज़्यादा रीजनरेट कर सकती है उस अपने आप को, वो लीवर है। हमारी बॉडी का की जो वो ग्रंथि, वो ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव है वो लीवर है, याद रखना। लीवर कहते हैं कि पूरा भी ख़राब हो जाए तो वो फिर से धीरे धीरे मतलब बन जाता है, कवर अप कर लेता है। ये थोड़ा ख़राब हो जाए तो उसको भी कवर कर लेता है। तो वो ग्लैंड क्या है, लीवर, जो कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी रखती है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन फीमेल में, वो कौन से पार्ट में होता है, तो दैट हैपन्स इन फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें होता है फर्टिलाइजेशन। जो होता है बच्चे का भ्रूण जो बनता है वो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स में बनता है, ठीक।
तो ग्लैंड वो जो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव है हमारी बॉडी की, दैट इज लिवर। और फर्टिलाइजेशन जो फीमेल्स में होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन फीमेल, प्रसव के दौरान, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन रिलीज़ होता है फीमेल की बॉडी में वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ये कई बार घुमा घुमा कर इसी बारे में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग लैंग्वेजेस में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन यानी कि प्रसव यानी कि डिलीवरी के समय के दौरान जो हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी से फीमेल में वो ऑक्सीटोसिन है। याद रखना कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में पाया जाता है, फीमेल में, ड्यूरिंग पार्चुरेशन पीरियड। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 3 बिलियन। जी हाँ, लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं ह्यूमन जीनोम में, ये आपको याद रखना है। तो पार्चुरेशन के दौरान कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है फीमेल, ऑक्सीटोसिन। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन की बात चल रही है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन होते हैं। क्लियर है इतना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड चेन। जो एक्वेटिक फूड चेन होती है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, तो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 बार एटलीस्ट पूछा गया है जितना मुझे ध्यान आ रहा है। सो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, दे आर जू प्लैंक्टन्स, मतलब बेसिकली जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ। ठीक है, एक विदेशी नस्ल है ना, गाय की विदेशी नस्ल होती है जर्सी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जर्सी किसकी नस्ल है या किसकी विदेशी नस्ल है, तो गाय की यानी कि काऊ की। तो याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड चेन जू प्लैंक्टन्स होते हैं। और एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काऊ कौन सी है, जर्सी, मतलब जर्सी उनमें से एक है, जर्सी उनमें से एक है। अगला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एलपीजी वगैरह, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, परंपरागत स्रोत हैं ये ऊर्जा के। तो ये याद रखना, ठीक। जो फ्लूइड टाइप टिश्यू होता है, फ्लूइड फॉर्म में, वो ब्लड होता है। ठीक है, फ्लूइड टाइप टिश्यू जो होता है वो ब्लड होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एलपीजी। फ्लूइड टाइप टिश्यू कौन सा होता है आपका, ब्लड। अगला क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ एसिड रेन पॉल्यूटेंट, जो कि एसिड रेन में पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ऑप्शंस में आपको ऐसा मिल सकता है, उनमें से क्या है, HNO3 भी है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 उनमें से एक होता है जो कि एसिड रेन में पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, जब अम्ल वर्षा होती है। इटाई डिजीज़ होती है कैडमियम की वजह से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इटाई डिजीज़ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किसकी वजह से होती है, कैडमियम धातु की वजह से होती है। कैडमियम की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। IUCN की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पूछी जा सकती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है IUCN का, स्विट्ज़रलैंड में। रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स को पालना, ठीक है, उनको पालना अर्थवॉर्म्स का, ठीक है, जो कल्चर होता है तो उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स क्या कहा जाता है, उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ आपका, स्विट्ज़रलैंड। रोरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लास्ट डिजीज़। तो ब्लास्ट डिजीज़ किस में होती है, तो पैडी यानी कि धान में पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना, डिजीज़ से भी क्योंकि क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ब्लास्ट डिजीज़ किस में होती है, पैडी में। इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, दैट इज़ एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो होना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ RBCs। RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू लंग्स ऑफ ह्यूमन। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ह्यूमन के ब्लड को लंग्स में ट्रांसफ़र करती है।
एक ऐसे ही क्वेश्चन में पहले पढ़ा था कि लीवर को कौन करता है, अब यहाँ पर पूछा है कि लंग्स को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना 120 डेज, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन, हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो होता है लीवर में। किस में होता है? लीवर में। क्लियर है? क्रैनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट, जो हार्ट को क्रैनियल नर्व सप्लाई करती है वो 10th नंबर की होती है, 10th, ये आप याद रखना। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है लीवर में, क्रैनियल नर्व जो कि सप्लाइज द हार्ट, दैट इज 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होता है? अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स इज सीन, प्लांट शूट्स की टहनियों की जो है वो अपवर्ड ग्रोथ देखी जाती है। किसमें? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना। गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट कौन करता है? स्टमक। तो ऐसे याद रख लेना कि गैस कहाँ पर बनता है? वैसे तो गैस बॉडी के हर पार्ट में, किसी पार्ट में बन सकता है, मोस्टली पेट में बनता है। ठीक है, तो इससे कुछ कनेक्ट करके याद रख लेना, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करता है कौन? स्टमक। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होता है? अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स होती है, देखने को मिलती है। अगला है ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय विच ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सीधे सीधे पूछें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ठीक, और डिटेल में इसका कौन सा पार्ट करता है? तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है। ठीक है, नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना है? नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड यानी कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि ह्यूमन बींग्स की 270 दिन है। सबसे ज़्यादा मैमल्स में जो गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है वो हाथी एलिफेंट का होता है, आई थिंक लगभग 500 दिन, और सबसे कम होता है रैट यानी चूहे का। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं नेचुरल साइंस के पेपर में ही। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग 270 दिन, सबसे ज़्यादा लंबा एलिफेंट का और सबसे कम रैट का होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया? क्रिक एंड वॉटसन ने, कई बार पढ़ा होगा आपने। अगला, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं? चार्ल्स डार्विन। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया? क्रिक एंड वॉटसन ने। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में नहीं होता, केवल प्लांट सेल में होता है, तो होती है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल केवल किस में होती है? प्लांट सेल में। सुसाइडल बैग्स लाइजोसोम्स को बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों याद रखना। सुसाइडल बैग्स, लाइजोसोम्स, सेल ऑर्गेनल जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, केवल प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल। नेक्स्ट, एसिड रेन का फॉर्मेशन कौन कौन सी मेन दो पॉल्यूटेंट करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एसिड रेन फॉर्मेशन HNO3 भी पढ़ा था हमने, नाइट्रिक अम्ल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, और ये भी HNO3, SO2, NO2। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, एक्वाकल्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट, फूट एंड माउथ डिजीज़, तो किसकी वजह से कॉज होती है फूट एंड माउथ डिजीज़? तो ये वायरस की वजह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए कौन सी गैस है जिम्मेदार? SO2, NO2। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति किससे को क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर। फूट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, मवेशियों में होती है ये। तो फूट एंड माउथ डिजीज़ कॉज होती है ड्यू टू वायरसेस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर लगभग 125 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब फटाफट रिवीजन थोड़े PYQs का और कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बोल रही हूँ, सुनते रहिएगा ध्यान से। जो अमीबा होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जो अमीबा होता है वो एक कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक ना, और ध्यान से सुनते जाना मैं जो भी बोल रही हूँ यहाँ पर। अमीबा कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक होता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? आगे आ जाइए। द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो कांस्टेंट अंदर का जो हमारा एनवायरनमेंट है बॉडी का वो मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को? ठीक है, हार्ट मसल्स को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाई, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स को कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ GFR? GFR की एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या नॉर्मल रेंज है? तो वो 90 से लेकर 120 mg/ml है। फिर से सुनिएगा, नॉर्मल रेंज ऑफ GFR इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग 90 से लेकर 120 mg/ml है। ठीक है, तो इसको चाहे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अच्छा, जो क्रेनियल नर्व्स के हमने क्वेश्चन देखे हैं उनमें लार्जेस्ट कौन सी है ह्यूमन बींग्स में? तो वो है 5th। सुनिएगा क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व इन ह्यूमन बींग? तो 5th है। जो क्रैनियल नर्व पे अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं देख लेना। ठीक है, 5th सबसे बड़ी है। ठीक, तो एक ये आप ध्यान रखना। एक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया इन ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन में एक वर्निक एरिया होता है, उसका काम है वर्ड इंटरप्रिटेशन करना, वर्ड्स को इंटरप्रेट करना। ठीक है, एक बार और सुनना। ह्यूमन ब्रेन में जो वर्निक एरिया होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है वर्ड इंटरप्रिटेशन करना। नेक्स्ट सुनना, द फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच, हमारी लैंग्वेज में या हमारी बोलने में, स्पीच में जो कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट या कमी आ जाती है, ठीक है, उसको अफेजिया बोला जाता है। फिर से सुनना, फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच, उसको क्या बोलेंगे? अफेजिया। ठीक है, एक ये याद रख लेना। और मैं आपसे बात करती हूँ क्वेश्चन की। एक है अमाइलिन हार्मोन। तो जो अमाइलिन हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करता है? तो अमाइलिन हार्मोन सीक्रेट करता है बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। इतना याद रखना, अमाइलिन हार्मोन है, कौन सीक्रेट करता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, कौन सी ग्लैंड डिवॉइड ऑफ डक्ट्स है? ग्रंथ नलिकाओं से रहित है, उसमें ग्रंथ नलिकाएं नहीं है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें ग्रंथ नलिका नहीं होती। थायराइड ग्लैंड को क्या कहा जाता है? डिवॉइड ऑफ डक्ट्स, ग्रंथ नलिका नहीं होती किसमें? थायराइड ग्लैंड में। क्लियर हो गई इतना बात? ठीक है, आगे देखते हैं। आपके लिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक दो मैं क्वेश्चंस और देख लेती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। एक क्वेश्चन है कि एडेफिक फैक्टर किसको कहा जाता है? एडेफिक फैक्टर तो सॉइल यानी कि मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, एडेफिक फैक्टर किसको कहा जाता है? मिट्टी को क्या कहा जाता है? एडेफिक फैक्टर। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ, एक क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड ये है कि कौन सी सूर्य की किरणों को वो एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर हमारे लिए? तो यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपसे के साथ ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। अब मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को के 10 क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। और मैंने आपको बोला था अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आप बोलते हो तो कुछ क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेंगे टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के। इससे पहले 4 मैंने PYQ के पेपर आपको कराए हैं, ज़रूर देख लेना।
बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। 30 मिनट में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कराए हैं, और ऐसे ही आज के सेशन में भी लगभग मैंने आपको 130-135 क्वेश्चंस कराते ही होंगे। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक सही चीज़ें पहुंच पाएँ। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है वो DSSS भी कभी कभी चेंज भी कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि जो हमने पढ़ा है वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले। और नेचुरल साइंस के लिए हम इतना ही रखेंगे। टोटल 5 क्लासेस मैंने आपको दी, कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन कराने की। और अगर आप एंड तक बने रहें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिवीजन आपका रहा होगा। सिर्फ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो भी साइंस के ग्रुप्स हैं प्लीज़ उसमें आप वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और आगे भी BPSC 4.0 आने वाला है, TRE का, DSSS की वैकेंसीज़ हैं, KVS है, CTET है, सभी एग्ज़ाम्स के बारे में हम यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, स्ट्रैटेजी को भी और कंटेंट को भी। और अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसा कंटेंट आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है, तो आपसे आशा है कि आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी। बाकी अपनी तैयारी आपकी ऑलमोस्ट हो गई होगी, बिकॉज पेपर बहुत पास है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और फर्स्ट पार्ट की पोर्शन को भी रिवाइज़ कर लेना, कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर लेना, बाकी आप बेटर जानते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलेंगे अगली वीडियो में, TM के बारे में जानेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी को कैसे 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन हम सही कर दें, तो उसमें हमें क्या करना है अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तो भी। और मैंने जो पहले आपको 4 सेट कराए ना, उसमें TM के भी 10-10 क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ से भी अगर आप कर लोगे तो 40 क्वेश्चन सीधे आपके हो जाते हैं। ठीक, चलो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एक बात और मुझे आपसे बोलनी है, सभी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हर वीडियो की आगे क्या हम शुरू करने वाले हैं चैनल पर, आपके लिए क्या लेकर आएंगे, और हर वीडियो का लिंक भी मिल जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन मेट के टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।